हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि साइंस में विज्ञान में पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बट फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस में पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं, उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो, उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं, उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान या बच्चों को पढ़ाने चक्र टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए आप अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना बना रहे होते हैं, उस कक्षा को कक्षा में आपको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है, पाठ्य योजना बनाने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है द्वियांगता। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है, यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं यहाँ पे आपको सामान्य उद्देश्य में दे दूँ कि जैसे कि आप साइंस में, विज्ञान में 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो आप अपने साइंस में, विज्ञान में 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हो। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट्स है छात्रों को सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। चौथा पॉइंट्स है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है बालकों को दिव्यांगता के विषय में बताना। दूसरा पॉइंट्स है बालकों को दिव्यांगता के लक्षण तथा प्रकारों के विषय में बताना। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है बालकों को दिव्यांगता के कारण को बताना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों को दिव्यांगता के विषय में समस्त तथ्यों को व्यक्त करना। कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्र दिव्यांगता को समझकर समाज में ऐसे लोगों की सहायता करने का गुण सीखेंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्र दिव्यांग लोगों के साथ समान दर्जे का
प्रेमवत व्यवहार कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होती है। ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को आप वह टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर करते हैं, समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर तथा कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र दिव्यांगता के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सकें। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि बनाते हैं आप छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। छात्रा अध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, हमारे शरीर में आँख व कान का क्या उपयोग है। तो छात्र आंसर देते हैं, आँख के द्वारा हम चीज़ों को देखते हैं तथा कान हमें विभिन्न आवाज़ों को सुनने में सहायक होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, ऐसा मनुष्य जिसे आँखों से दिखाई नहीं देता तथा कानों से सुनाई न देता हो, क्या कहलाता है। तो छात्र आंसर देते हैं, ऐसा मनुष्य जिसे दिखाई व सुनाई नहीं देता हो दिव्यांग कहलाता है। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, यह दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को बिल्कुल ही नहीं आता है, बिल्कुल ही नहीं पता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। तो पहले उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम शारीरिक दिव्यांगता के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं संपट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य तथ्यों को, मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। दिव्यांगता या विकलांगता एक व्यापक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थता, सुनने संबंधित दोष एवं दृष्टि में कमी को दिव्यांगता कहते हैं। WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। दिव्यांगता का तात्पर्य शरीर या मानसिक अक्षमता होती है। दिव्यांगता अस्थायी अथवा निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। दिव्यांगता 2 प्रकार से होती है। पहला जन्मजात, दूसरा उपार्जित। व्याख्या करने के बाद आप
श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, हमारे देश में पीएम में प्रधानमंत्री विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द के प्रयोग में जोर दिया। दूसरा आप पॉइंट्स लिखेंगे, दिव्यांग से तात्पर्य है एक अतिरिक्त शक्ति। तीसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में, दिव्यांगता अस्थायी अथवा निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोध प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, दिव्यांगता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो छात्र आंसर देते हैं, मनुष्य के समस्त कार्य बाधित हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, क्या दिव्यांगता अस्थायी होती है? तो छात्र आंसर देते हैं, दिव्यांगता अस्थायी, अस्थायी व निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए फिर से आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। जन्मजात व उपार्जित कारण से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। इसके कारण प्रभावित अंग का कार्य व बनावट सामान्य नहीं रह जाता। केंद्र सरकार ने कुछ नई अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। अब 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। कुछ दिव्यांगता के प्रकार, पहला दृष्टि बाधित। इस दिव्यांगता में व्यक्ति की देखने की क्षमता, विजन, आई साइड या दृष्टि पूर्ण या आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। दूसरा है लोकोमोटर दिव्यांगता, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता होती है। तीसरा है डिसलेक्सिया, यह पढ़ने लिखने, याद करने या बोलने में अक्षमता होती है। 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार की अक्षमता वाला व्यक्ति दिव्यांग कहा जाता है। तीसरा 3 दिसंबर को प्रति वर्ष विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, दिव्यांगता जन्मजात एवं उपार्जित दोनों कारणों से हो सकती है। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, केंद्र सरकार ने अब 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे, डिसलेक्सिया या यह पढ़ने लिखने से संबंधित दिव्यांगता है। डिस्ग्राफिक या यह सुसंगत रूप से न लिख पाने की एक अक्षम होती है। तीसरा है, प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों को बोधात्मक
छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे आप। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोध प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, डिसलेक्सिया कैसी दिव्यांगता है? तो छात्र आंसर देते हैं पढ़ने लिखने में अक्षमता। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं प्रति वर्ष 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसएबिलिटी डेज मनाते हैं। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं, बच्चों आप दिव्यांगता के कारण एवं प्रकार के विषय में पढ़कर आइएगा। इस तरह से आप साइंस में, विज्ञान में इजी ढंग से लेसन प्लान पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो फिर फ्रेंड हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप इसी तरह से हमारे इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देते रहिए। यही आपका प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है।